हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं लाली वर्मा आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम में बहुत बहुत स्वागत करती हूं। साथ ही साथ ये आशा भी करती हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। प्यारे विद्यार्थियों, मैग्नेट ब्रेन्स के माध्यम से आपको मिलती है कक्षा 7वीं से 12वीं तक की ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन, वो भी सभी विषय की बिल्कुल फ्री। सही सुना है आपने, कक्षा 7वीं से 12वीं तक की ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन है 100% फ्री, जिसमें हिंदी, इंग्लिश, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान सब कुछ शामिल है। तो अब आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। आप बस अपनी पढ़ाई में मन लगाइए और जुड़ जाइए हमारे साथ। वीडियोस देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और मैं शेयर करने के लिए आपसे बार बार कहूँगी कि अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि आपके जो भी फ्रेंड्स हैं, जो भी जूनियर या सीनियर हैं, उनको भी मैग्नेट ब्रेन्स के बारे में पता चले और वे भी इसका लाभ उठा सकें। चलो, तो अब हम चलते हैं अपने इस वीडियो की तरफ। हमने अपनी पाठ्य पुस्तक किसलय भाग 2 के 11 पाठ पूरे कर लिए हैं और आज मैं लेकर आई हूं पाठ 12। नाम है जन्म बाधा। हाँ, सच में पाठ का नाम भी बड़ा अजीब है ना। अब पाठ का जैसे ही शीर्षक पढ़ा, मेरे मन में भी प्रश्न आया कि जन्म बाधा, क्या कोई कहानी है? यदि आप यहां देखें तो कोई सोच कर कुछ लिखने की कोशिश कर रहा है। क्या किसी कहानी के बारे में है, या हमारी जीवन ही एक कहानी है, या फिर जीवन के संघर्ष की कहानी है? आखिर क्या है? रचनाकार सुधा जी ने क्या लिखा है इसमें, वो सब कुछ हम समझेंगे, जानेंगे। तो बने रहना मेरे साथ अंत तक, ताकि आपको सब कुछ समझ में आए कि जन्म बाधा, कभी कहते हैं जीवन खुशी का नाम है, जीवन हंसने का नाम है, जीवन दोस्ती का नाम है। भाई, जीवन जन्म बाधा, आप देखते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। बने रहना मेरे साथ बिल्कुल एंड तक, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। यदि हम ये व्याख्या, जिसमें हम कविता की व्याख्या, पाठ का सार जो भी हम पढ़ते हैं, यदि हम पहले वीडियो को बहुत ध्यानपूर्वक देखते हैं ना बेटा, तो हम बाकी के आगे आने वाले जो वीडियोस हैं, जैसे प्रश्न उत्तर है, एमसीक्यूज है, उनमें हम बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट कर पाते हैं। ठीक है, तो आ जाओ जल्दी से और शेयर कर दो फटाफट। अब देखते हैं क्या होती है बात, कहां से शुरू होती है, कहां पर खत्म होती है, कैसे शुरू होती है और कैसे खत्म होती है। बबलू ने ही एक लीड फेंकी होगी, झाड़ू लगाते समय उसे खाट के नीचे मिली थी। अभी पूरी तरह खत्म भी नहीं हुई थी कि फेंक दी। ऐसी ही फिजूल खर्चियों और पप्पा नाराज होते हैं। कुछ समझ में आया? बात हो रही है भाई बहन की संभवता, या पढ़ने लिखने वाले बच्चों की संभवता, जो पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं। और जैसे पेन, लीड, यहां पर लीड बेटा किसको कहा है? पेन को। ठीक है, कि बबलू ने ही फेंक दी है, वो बहुत फिजूल खर्ची करता है। इसी बात से पप्पा नाराज होते हैं कि अच्छे से उपयोग क्यों नहीं करते। रिफिल जानते हो, जो पेन के अंदर रहती है ना, रिफिल कहते हैं उसको, तो वो कभी कभी आधी हो जाती है, लेकिन आधी भरी रहती है, फिर भी खत्म हो गया पेन, खत्म हो गया पेन, हमें दूसरा चाहिए, हमें दूसरा चाहिए। हम जिद करने लगते हैं अपने पापा मम्मी से। तो संभवतः यही चर्चा हो रही है कि एक बबलू नाम का लड़का है और उसकी बहन उसके बारे में कह रही है, बबलू ने ही है लीड फेंकी होगी, झाड़ू लगाते समय उसे खाट के नीचे मिली थी। अभी पूरी तरह खत्म भी नहीं हुई कि फेंक दी। ऐसी ही फिजूल खर्चियों पर तो पप्पा नाराज होते हैं। खैर, जाने दो, अपना तो काम ही बना। कागज और लिफाफा पप्पा के झोले से निकाल ही चुकी हूं, उनको पता नहीं चला, नहीं तो जरूर पूछते। अच्छा, अब लिखने का कोई जब शौकीन होता है तो वो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ लिखने की, या पेन या कलम कहीं ना कहीं से जुगाड़ कर लेता है। जुगाड़ शब्द आपने सुना होगा जरूर, कि हाँ भाई, हम कहीं ना कहीं से तो उस चीज़ को, मतलब उस चीज़ के बिना खरीदे भी हम बहुत अच्छे से व्यवस्था कर सकते हैं, घर में ढूंढ सकते हैं कहाँ है। यदि पप्पा के झोले में 1-2 पेन पड़े हैं तो 2-3 पेन में से हमने एक निकाल लिया। 2-3 डायरी है, हमने देखा कि सबसे छोटी और ऐसी डायरी कौन सी है जो संभवतः पप्पा यूज़ नहीं करते हैं, तो चलो हम रख लेते हैं। तो यही लिखा है कि खैर जाने दो, अपना तो काम ही बना। कागज और लिफाफा पप्पा के झोले से निकाल ही चुकी हूं, उनको पता नहीं चला, नहीं तो जरूर पूछते।
अब जल्दी लिख लेना है मुझे। यस, ये बात है, ये विचार है एक लेखिका के। जो लेखिका कौन? ऐसा नहीं है कि भाई जो बहुत प्रसिद्धि प्राप्त कर चुके हों हम उन्हीं को लेखिका या लेखक कहेंगे। जिसने भी कलम उठाई है कुछ लिखने के लिए, कहानी, कविता या कुछ भी, तो उसको हम लेखक की श्रेणी में रखने लगे तो उसको बड़ा मज़ा आता है, खुशी होती है और वो और लिखने के लिए प्रोत्साहित होता है। तो अब जल्दी लिख लेना है मुझे, देर करूंगी तो फिर मौका नहीं मिलेगा। अभी माँ की आंख लगी है, कुछ देर तो नहीं जगेगी। छोटकी भी माँ का दूध चूसते चूसते सो गई है। वह अगर जाग गई तो आफत है, उसे लादे फिरना होगा। घर में बिटिया की क्या हालत होती है। बात बताई है कि किस तरह से एक लड़का और लड़की में भेदभाव होता था। लड़का चाहे तो कोई सामान ऐसे ही उपयोग करे और आधा अधूरा उसको छोड़ छाड़ के फेंक दे, लेकिन लड़की को कलम उठाने तक की आज्ञा नहीं है। मतलब उसको अनुमति नहीं है कि तुम कुछ लिखो। घर में जब दूसरा बच्चा जन्म लेता है तो पहली बच्ची जो है, यदि बच्ची है तो बेचारी, यदि वो 2 साल की भी है ना, तभी से उसको बड़ा मान लिया जाता है कि तुम बड़ी हो गई ना, तुम्हारी छोटी बहन या छोटा भाई आ गया। और छोटा भाई यदि आ गया फिर तो बड़ी बहन की मानो कि पूरी जिम्मेदारी लाद दी जाती हैं उस पर कि उसी को खिलाना है, लादे लादे फिरना है, घूमना है, हाथ बटाना है। एक तो वो स्वयं बच्ची, उसने अपना बचपना जिया ही कब और उसको बड़ा बना दिया। ऐसा ही कुछ यहाँ हो रहा है। तो कितने अच्छे से बता रही है ना लेखिका कि यहाँ अभी माँ सोई हुई है, आंख लगी है, संभवतः अभी समय है जागेगी नहीं, और जो छुटकी है वो भी सो गई है। यदि वो जाग जाती तो फिर उसको लादे लादे घूमना पड़ता और काम भी करना पड़ता, तो मैं कुछ लिख नहीं पाती। अभी समय अच्छा है, सोए हुए हैं माँ और छुटकी, घर में पिताजी है नहीं, तो अब मैं लिख सकती हूँ शांत। हाँ, एक और मैं बात बता दूं बेटा कि लिखने का जो माहौल रहता है ना, लिखने का माहौल कैसा होना चाहिए? शांत, एकदम शांत। समझे आप? शांत होना चाहिए। यहां हम लिख सकते हैं एकांत होना चाहिए, ठीक। और क्या कहें, जिसमें विचार उत्पन्न हो सके। तो ये शांत और एकांत जो माहौल रहता है इसमें अच्छे से लिखा जा सकता है। तभी तो जो रचनाकार रहते हैं ना वो अपने आप को अकेले रखते हैं। और ये भी कहा गया है कि जिनके साथ अच्छे विचार होते हैं वे कभी अकेले होते ही नहीं हैं। तो एक कवि, एक रचनाकार, लेखक, गद्यकार, साहित्यकार, कहानीकार, उपन्यासकार, ये कभी भी अपने आप को अकेला महसूस नहीं करते, क्योंकि ये जहां भी जाते हैं इनके विचार इनके साथ होते हैं। क्या लिखूं? कैसे शुरू किया जाता है? अच्छा लिख देती हूं। प्यारे प्रधान। ओह, ये प्यारे प्यारे क्या लिखना, वह कोई बच्चे थोड़ी हैं जो तब अब ऐसे सोच रही हैं। वो परम पा में कौन सा ऊ लगेगा, बड़ा या छोटा? माँ को जगा कर पूछूं। अब यहाँ जब कोई लिखने बैठता है जो विद्यालय नहीं गया हो, बस देख देख कर भैया कैसे पढ़ता है, भाई कैसे पढ़ता है, बाबूजी कैसे पढ़ते हैं, पापा कैसे पढ़ते हैं, उनको देख देख कर यदि कोई घर में पढ़ना सीख रहा है और लिखना सीख रहा है तो उसके मन में बहुत सारे प्रश्न उठते हैं। अभी तो आपके सामने कितना अच्छा माहौल है बेटा। पता है हमें क्या लगता है कि काश हम जब पढ़ते थे, जब मैग्नेट ब्रेन्स जैसा कोई ऐसा प्लेटफॉर्म होता तो आज हम और क्या करते। तो चलिए, खैर बहुत अच्छी बात है कि हम पढ़ नहीं सके तो हमें पढ़ाने का अवसर तो दिया मैग्नेट ब्रेन्स ने और सोशल मीडिया ने। तो थैंक यू कहते हैं हम फिर से सोशल मीडिया और मैग्नेट ब्रेन्स का कि जिसके माध्यम से मैं आपके साथ जुड़ सकी। तो यहाँ पर लेखिका ने यही कहा है कि अब मैं क्या लिखूं। बात होती है विधिवत शिक्षा की। जिसकी विधिवत शिक्षा नहीं हो
वो थोड़ा डरता है कि कैसे लिखूं, क्या लिखूं। अच्छा माँ से पूछूं क्या, माँ को जगा कर पूछूं? नहीं नहीं, यदि माँ को जगाऊंगी तो छुटकी भी उठ जाएगी, छुटकी उठ जाएगी तो मैं लिख ही नहीं पाऊंगी। ठीक है, हाँ उसे भी आता होगा, लेकिन फिर ये सोचना है कि यदि माँ को मैं जगाऊंगी तो क्या उसे लिखना आता होगा? और वह जग गई तो लिखना नहीं होगा। लिख देती हूं कुछ भी। बबलू ने ही यह लीड फेंकी होगी झाड़ू लगाते समय उसे खाट के नीचे मिले। अब देखो, अब यहां पर है, खैर जाने दो, अपना तो काम ही बना। कागज और लिफाफा पप्पा के झोले से निकाल चुकी, उनको नहीं चला, नहीं तो जरूर पूछते। अब जल्दी जल्दी लिख लेना है मुझे, बहुत जल्दी। बार बार बेचारी यही सोच रही है कि क्या करूं, जल्दी जल्दी लिख लेना है मुझे, देर करूंगी तो फिर मौका नहीं मिलेगा। डर है मन में कि यदि कहीं माँ जाग गई तो, छुटकी जो है वो जाग गई तो उसे लेकर घूमना पड़ेगा। अभी माँ की आंख लगी है, कुछ देर तो नहीं जगेगी। छुटकी भी माँ का दूध चूसते चूसते सो गई हो। ये विचार उसके मन में बार बार आ रहे हैं कि मैं जल्दी लिख लूं, नहीं तो मैं लिख नहीं पाऊंगी। अगर जाग गई तो आफत है, उसे लादे फिरना होगा। क्या लिखूं, कैसे शुरू किया जाता है? अच्छा लिख देती हूं, प्यारे प्रधान। ऐसा नहीं करते, ओ लिखना नहीं आता ना। अब वो लिख रही है, प्रधानमंत्री को पत्र लिखना है तो बहुत सोच भी रही है और कभी लिखा नहीं है इसलिए डर भी रही है। क्या लिखूं, कैसे लिखूं, कैसे शुरुआत करूं? प्यारे प्रधान, वह प्यारे व्यारे क्या लिखना, वह कोई बच्चे थोड़ी है जो तब। परम, पा में कौन सा ऊ लगेगा, बड़ा या छोटा? माँ को जगह कर पूछूं, उसे भी आता होगा। और वह जग गई तो लिखना ही नहीं होगा। लिख देती हूं कुछ भी, लेकिन गलत हुआ तो बात बिगड़ सकती है। जिस लड़की को सही लिखना तक नहीं आता उसकी बात कौन सुनेगा? लेकिन क्यों नहीं सुनी जाएगी मेरी बात? लिखी गलत हो पर बात तो सही है। अब जैसे कोई लिख दे, प्यारी प्यारी मामी, अब ऐसे लिख दे कोई, तो अब पढ़ेगा क्या? अब छोटा सा बच्चा है जो नहीं लिख पा रहा। मैं आपको, कुछ भी लिख दे, मान लो प्यार करता हूं। अब कुछ भी लिख दे, मान लो करता हूं। अब छोटा सा बच्चा है जो नहीं पढ़ना जानता, जो नहीं लिखना जानता, उसकी माँ तो उसको भी पढ़ेगी ना सही से। और क्या पढ़ेगी? प्यारी मम्मी मैं आपको प्यार करता हूं। भले ही उसने मात्राएं गलत लिखी, लेकिन उस वो लिखना क्या चाहता है, उसकी भावनाओं को तो पढ़ा जाएगा। तो यही बेचारी सोचती है कि क्या लिखूं, जो भी है लिख देती हूं, भले ही लिखी गलत हो पर बात तो सही है। जो हो लिख देती हूं सीधे सीधे। हाँ, जैसे तैसे। जय माता रानी, जय गणेश जी। और पड़ोस वाली हिना आंटी किसे याद करती है? बात बात पर किन्हें याद करती है? पड़ोस वाली हिना आंटी नहीं, सॉरी, पड़ोस वाली हिना किसे बात बात पर याद करती? या रब्बा, मुझे ये आज यह चिट्ठी लिखवा दो, लिखवा ही दो भगवान। मेरी कोई मदद करने वाला नहीं है, कोई भी नहीं। उसकी आंखें भर आईं, लेकिन वह रोकर समय बर्बाद नहीं करना चाहती थी, इसलिए जैसे तैसे लिखने ही लगी। प्रधानमंत्री जी, सुनो इधर आओ आप जरा। प्रधानमंत्री जी प्रणाम। मैंने सुना है बंधुआ मजदूरों को उनके मालिक से छुड़ाया जा रहा है, मुझे भी छुड़ा दीजिए ना। मेरी पढ़ाई नहीं हो सकी है, पप्पा कहते हैं बाद में देखा जाएगा। बाद में यानी कभी नहीं। 12 वर्ष की तो हो गई हूं,
मेरे तीनों भाई स्कूल जाते हैं लेकिन मुझे नहीं जाने देते। इस तरह से अपनी लिखती है वो भावनाएं। सब मुझसे छोटे हैं। बबलू जो मुझसे साल भर ही छोटा है, अपने जूठे बर्तन तक नहीं धोता। गुड्डू 9 साल का है, वह तो बबलू से भी ज्यादा कामचोर है। मुन्नू 7 साल का है, वह बेचारा अक्सर बीमार ही रहा करता है। रीता 5 साल की है। मीता 3 की और छोटकी साल भर की, वह भी भात खाने लगी है। मैं दिन भर घर के कामों में लगी रहती हूं। समझ में आया? बंधुआ मजदूर। एक असहाय लड़की जो अपने ही घर में बंधुआ मजदूरों की भांति मजबूर हो जाती है सारे कामों के लिए। क्यों? बेटा ऐसा था। ये जो भेदभाव था ना समाज में, लड़का लड़की, ये जो भेदभाव था जिससे लड़कों को हर एक काम करने की पूरी तरह से आजादी थी, लेकिन लड़कियों को घर से बाहर रखने तक की अनुमति नहीं थी। लड़का चाहे जहां जाए, लेकिन लड़की पूछ कर भी नहीं जा सकती थी। देख लिया यहां पर। भाई 3 भाई हैं, 9 साल का, 7 साल का, लेकिन कोई काम नहीं करता है। जूठी थाली तक नहीं धोता है, बस मैं ही धोती रहती हूं। तो इस तरह से उसके साथ घर में ही दुर्व्यवहार किया जाता है। लड़की को घर की 4 दीवारी में कैद कर लिया जाता है। ये था समाज में। धीरे जब शिक्षा का प्रचार प्रसार हुआ, सभी लोगों के मन में पढ़ने की और पढ़ाने की भावना जागृत हुई। तब कहीं जाकर सबके मन में ये ललक जागी कि लड़का लड़की एक समान पढ़ने का सब करो चला। ठीक है कि सबको पढ़ना चाहिए, शिक्षा सबके लिए है, शिक्षा में किसी का भेदभाव नहीं है। समाज के कुछ कुतर्कवादी थे जो कहते थे कि लड़कियां यदि पढ़ लिख जाएंगी तो वो बहस करेंगी। डर था उन्हें डर था कि उनको सच्चाई की जानकारी हो जाएगी। उस डर के चलते वो कुछ भी पुरुष वर्चस्व बनाए रखना चाहते थे। ये हालत थी लड़कियों की। ठीक है, तो बेचारी लिखती है, मैं दिन भर घर के कामों में लगी रहती हूं। पापा कहते हैं मैं मां से भी अच्छी रोटियां बनाने लगी हूं, लेकिन मां की तरह सब्जी नहीं बना पाती, सो रोज डांट सुनती हूं। सच में ऐसी कितनी ही बेटियां होंगी हर घर में जिनके साथ बंधुआ मजदूरों की तरह सलूक किया जाता था। अपनी ही बेटी के साथ दुर्व्यवहार किया जाता था। उसे समानता नहीं प्रदान की जाती थी। तू ये कर, तू लड़की है। लड़का बाहर जाएगा, खेलेगा कूदेगा, लड़की घर से बाहर नहीं जाएगी। ऐसी कुप्रथा है, ऐसा समाज जिसमें ये सब हुआ है, कैसे उस समाज का हम अनुसरण करें? तभी तो थैंक्स टू शिक्षा का अभियान, थैंक्स टू हमारे शिक्षाविद जिनके माध्यम से शिक्षा का प्रचार प्रसार हुआ। फिर साक्षरता मिशन भी आया, सरकार द्वारा कई कार्यक्रम चलाए गए। 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा प्रदान की गई। सरकारी कई शैक्षणिक संस्थाएं खोली गईं, जिसमें जवाहर नवोदय विद्यालय 1984 से शुरू हुआ, जिसमें उस समय के तत्कालिक जो प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी जी, उन्होंने ये कार्य किया, जिसमें सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन का ये एकमात्र विद्यालय रहा करता था, जहां जिले में सिर्फ एक विद्यालय रहता था। वहां से मुख्य उद्देश्य था इस विद्यालय का कि गांव के जो टैलेंटेड बच्चे हैं उनका एक परीक्षा होती थी, एंट्रेंस टेस्ट, कि यदि 5वीं में कि यदि परीक्षा में पास हो गए तो वहां पर उस विद्यालय में जाकर इनको निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी।
और जवाहर नवोदय विद्यालय के चलते अनगिनत बच्चों का भविष्य आज आसमान को छू रहा है। नवोदय विद्यालय के नाम से आज कई संस्थाएं भी हैं और नवोदय विद्यालय का जो बच्चा है वो आज जहां भी रहता है अपनी एक अलग छाप तो जरूर बनाता है। तो बहुत ऐसे शैक्षणिक संस्थाएं खुली जिनसे कि शिक्षा का प्रचार प्रसार हुआ और जो बद से बदतर स्थिति थी लड़कियों की, उससे लड़कियां निकल सकी। सच में मैं यदि अपना उदाहरण दूं बेटा कि गांव में मेरे साथ तो ऐसा सलूक नहीं हुआ। घर में छोटी थी, भाई बहन हम 5 हैं, 2 बड़े भाई हैं, 2 दीदियां हैं, उसके बाद मैं हूं। मतलब मेरे साथ बड़ा अच्छा बर्ताव हुआ था उस समय भी और मैं नवोदय विद्यालय में ही शिक्षा प्राप्त की फिर, है ना। तो ये जो है कि जिस तरह से शिक्षा का प्रचार प्रसार हुआ उससे बहुत सकारात्मक परिवर्तन आए। अब बेचारी घर का सारा काम भी करती है और डांट भी खाती है। माँ कहती है मैं बनाना ही नहीं चाहती हूं सो बिगाड़ देती हूं। ये सब प्रधानमंत्री के पत्र में लिख रही है वो कि पिताजी कहते हैं कि तुम तो अब माँ से भी अच्छी रोटियां बनाने लगी हो लेकिन सब्जी बनानी नहीं आती अच्छी, इसलिए डांट खाती हूं। माँ क्या कहती है, जानबूझकर तुम सब्जी बिगाड़ देती हो ताकि तुम्हें बनाना ना पड़े। लेकिन क्या करूं, मुझसे हो ही नहीं पाता, सारे बर्तन मुझे ही मांजने पड़ते हैं। मुन्नू, रीता, मीता और अब छोटकी सब को मैं ही टांगती रही हूं। घर की जो बड़ी बेटी, सच में आज से यदि 50 वर्ष पूर्व की बात की जाए ना तो स्थिति बिल्कुल ऐसी ही थी। हाँ, मैं 50 की नहीं हुई इसलिए मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ है, ठीक है। तो मुन्नू, रीता, मीता और अब छुटकी सबको मैं ही टांगी रही हूं, मतलब मैंने ही उनको गोद में रख रख कर काम किया है। सबके कपड़े भी मुझे ही धोने पड़ते हैं। एक काम से दूसरे काम के बीच मुझे सुस्ताने का भी समय नहीं मिलता। फिर भी सब कहते हैं गुड्डी धीमर है, कामचोर है। पर साल के पहले वाले साल, पर साल मतलब विगत, प्रीवियस ईयर, पर साल, बीता हुआ साल। तो अब वो क्या लिख रही है, पर साल के पहले वाले साल मामा जी की जिद पर मेरा नाम स्कूल में लिखवाया गया था। 1 महीने ही तो जा पाई, उसी समय छुटकी हो गई, सो मां अकेले घर नहीं चला पाई और मुझे स्कूल छोड़ देना पड़ा। गुड्डी बेचारी क्या करे। मैंने मां से कहा था मुझे भी पढ़ने दो। पप्पा ने सुना तो बोले कि जैसे घर में ही ककहरा सीखा है वैसे आगे ही कुछ पढ़ ले, आगे भी कुछ सीख ले घर में। लेकिन घर में मुझे कौन पढ़ाएगा और कब? मैं अपनी मर्जी से स्कूल नहीं जा सकती, किसी से कुछ कह नहीं सकती। क्या यह सच है कि बंधुओं मजदूरों को छुड़ा दिया गया है? तो मुझे भी छुड़वा दीजिए ना। आपकी बेटी गीता गुड्डी। ये प्रधानमंत्री के लिए एक ऐसी बालिका की तरफ से पत्र लिखा गया जो निरक्षर है, जिसके साथ अत्याचार हुआ, प्रताड़ित ही किया गया ना। खुद छोटी सी है लेकिन छोटे भाई बहनों को टांगे भी फिरना है, घर के सारे कामकाज भी करना है। क्या है आखिर ये? हाय, पप्पा तो आ गए। गुड्डी ने झट से चिट्ठी मोड़कर छुपा दी। अब जब उसने देखा कि अरे पप्पा आ गए, जल्दी से उसने पेपर को मोड़ा और छुपा लिया। लीड को फिर खाट के नीचे फेंक दिया और दौड़ पड़ी। जल्दी दरवाजा नहीं खुला तो पप्पा बिगड़ने लगते हैं। माँ कहाँ है? सोई है बरामदे में। वह हकलाकर बोली जैसे चोरी करते पकड़ी गई, जा चाय बना ला। बनवा लो चाय, बनवा लो। जितने दिन प्रधानमंत्री जी मुझे नहीं छुड़वा देते उतने दिन खटवा लो। बस अब सबकी आंख बचाकर पता लिख देना है। और टिकट कहाँ से लाऊं? बेचारी, पहले बेटा पोस्ट कार्ड आते थे या इस तरह के लिफाफे भी आपने देखे होंगे जिनमें
मैसेज, जैसे अभी मैसेज का एक सिंबल आता है ना, उसी तरह से पोस्ट कार्ड और लिफाफे भी आते थे। अब पता कहाँ से आएगा, उस पर एक टिकट भी लगता है, तो टिकट कहाँ से आएगा, टिकट तो पैसे का खरीदा जाता है। इस तरह का पहले पीले कलर का पोस्ट कार्ड भी आता था, जहां पर यहाँ पर टिकट रहता था, यहाँ पर आप पता लिखेंगे, ठीक है, अपना भेजने वाले का पता, और यहाँ दूसरी साइड, जैसे अब एक साइड ये है और एक साइड ये ब्लैंक रहता था, तो इस साइड आप पूरा पत्र लो, दिस साइड समाप्त कर दो, ये है आपका ये सब पोस्ट कार्ड। तो अब वो कह रही है पत्र तो मैंने लिख दिया, लेकिन अब टिकट कहाँ से आएगा, कहाँ से लाऊं, बिना टिकट के ही भेज देती हूँ, वे तो समझ ही जाएंगे, मेरे लिफाफे को खोलने के पहले ही मेरी हालत भांप जाएंगे। माँ बाप के लिए चाय बनाकर ले जाते हुए उसके पैरों में फुर्ती आ गई और मन आनंद से भर गया। उसे लगने लगा जैसे उसकी मुक्ति की घोषणा में अधिक दिन बाकी नहीं है। वाह, बेचारी अभी सिर्फ उसने चिट्ठी लिखी ही है, ना तो उसने टिकट लगाया, ना भी उसने पता लिखा, लेकिन फिर भी अपने मन की बातों को उस चिट्ठी में लिखकर ही उसके मन में एक फुर्ती सी आ गई, स्फूर्ति आ गई कि मैं चलो अब तो मैं छूट ही जाऊंगी इस गुलामी से, मैं स्कूल तो जाने ही लगूंगी। उसके मन में ये भावनाएं आ गई, गुड्डी के मन में, गीता के मन में। चलो अब शब्दार्थ देखते हैं। बिगाड़, खराब, धीमर, सुस्त, क्या कहती, ये तो बड़ी सुस्त है। गोपनीय, छिपाने योग्य। मुक्ति, छुटकारा। बहुत बढ़िया बेटा, तो ये जो स्थिति थी एक ऐसी लड़की की, ऐसी गुड्डी की तरह ऐसी अनेकों अनगिनत लड़कियां रही हैं जिन्होंने शिक्षा या विद्यालय जाकर विधिवत शिक्षा नहीं प्राप्त की, जबकि वे अच्छा मतलब बुद्धिमानी थी, पढ़ सकती थी, लेकिन शिक्षा का प्रचार प्रसार ना होने के कारण और समाज की कुरीतियों के कारण उन्हें अपनी मन की भावनाओं को खुद तक ही समेट कर रखना पड़ा, या यूं कहें कि उनको दबाया गया, उनको पीड़ित किया, उन पर शोषण किया गया। तो ये हालत थी, ये दयनीय स्थिति थी समाज की। आज एक बहुत अच्छा सुनहरा मौका लेकर आया है मैग्नेट ब्रेन्स आपके लिए, जो कक्षा 7वीं से 12वीं तक आपको घर बैठे बेस्ट एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है। इसका लाभ उठाइए, वीडियोस देखिए, शेयर कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि सभी जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, मान लो हो सकता है कि कहीं दूर स्कूल नहीं जा पा रहे हैं लेकिन पढ़ना चाहते हैं, तो घर में बैठकर पढ़ो ना बेटा, फ्री है, कोई पैसे नहीं लगते हैं। परीक्षा देने चले जाओ और फिर देखना आप क्या धमाल मचाओगे। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। मिलते हैं अगले वीडियो में। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।